हाउ आर यू ऑल बच्चों? एंजॉयिंग? वेरी गुड, वेरी नाइस भाई, यही तो करना चाहिए। आप लोगों के पास अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि एंजॉय योर सेल्फ, स्टे एट होम, बी सेफ, स्टडी एंड जस्ट एंजॉय स्टडिंग, राइट? बायो एक ऐसा सब्जेक्ट जो आपको और भी इंटरेस्टिंग चीजें सामने लेकर के आ रहा है, और चैप्टर भी तो इतना इंटरेस्टिंग चल रहा है। बताइए क्या था चैप्टर का नाम? Why do we fall ill? Very good। पहले ये बताओ, आपने लास्ट क्लास तक सारा स्टडी कर लिया? कोई भी दिक्कत आई कहीं पे? एनसीईआरटी अच्छे से रीड की या नहीं की? नोट्स प्रिपेयर किए या नहीं किए? वेरी गुड। अगर आपका सभी क्वेश्चंस का आंसर हाँ है तो वेरी गुड, ना है तो प्लीज कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको सब समझ में अभी आ रहा है बच्चों, आगे एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद ये याद भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए यू हैव टू राइट देम, बिकॉज राइटिंग हैबिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग थिंग्स इन माइंड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, लास्ट लेक्चर के अंदर वी वर डूइंग व्हाट? वी वर डूइंग हाउ टू प्रिवेंट दीज डिजीजेस। नहीं, क्या हम ये कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। आज के लेक्चर के अंदर हम ये करेंगे कि कैसे इन डिजीज से बचा जाए। लेकिन पहले कल की क्लास में हम बात कर रहे थे अबाउट हाउ टू ट्रीट दीज डिजीजेस। लेकिन ट्रीटमेंट पे जाना ही क्यों अगर हम उनसे बच सकते हैं तो? इफ वी कैन प्रिवेंट आवरसेल्व्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिजीजेस, राइट? लेकिन कल की क्लास के अंदर जो हम लास्ट डिस्कशन कर रहे थे बच्चों, जहां पे हमने पढ़ा था अबाउट एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स, अबाउट एंटी वायरल ड्रग्स, जहां पे मैंने आपको बताया दवाइयां क्या सोच करके बनाए जाते हैं, कैसे उनका प्रिपरेशन होता है, हम क्या सोचते हैं कि कौन सा बायोकेमिकल प्रोसेस हमें रोक देना चाहिए कि दवाइयां इजीली बनाई जा सके अगेंस्ट सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोअन्स और वायरसेस, एनी ऑफ द थिंग, राइट? नाउ माय पॉइंट इज, एक बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन सेज कि आपकी जो एंटीवायरल मेडिसिन है इनको बनाना थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू योर एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। ऐसा क्यों कहा मैम ने? मैंने क्या कहा बच्चों आपसे? दैट व्हाई मेकिंग एंटी वायरल मेडिसिन, भाई जो वायरस के खिलाफ जो मेडिसिन है उन्हें बनाना थोड़ा मुश्किल है। इट इज हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन। व्हाई? एक बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, आपको यही नहीं पता था ऐसा होता है? हाँ, एक्चुअली बच्चों एंटीबैक्टीरियल दवाइयों को इजीली बनाया जा सकता है पर एंटीवायरल नहीं, क्योंकि वायरस के बारे में जितना पहले मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था, दैट दे आर नॉन लिविंग आउटसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट बट दे बिकम लिविंग व्हेन दे एंटर द बॉडी ऑफ होस्ट। उनके खुद के बहुत सारे कोई प्रोसेसेस, कोई बायोकेमिकल पाथवे नहीं होते। भाई बॉडी के बाहर जो नॉन लिविंग चीज है उसमें कौन सी रिएक्शन हो रही है? आप बताइए, इस मार्कर में कोई रिएक्शन हो रही है? नहीं। लेकिन मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, राइट? वायरस जिसके पास कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी देखी नहीं जा रही, व्हेन इट इज आउटसाइड द बॉडी, जस्ट when it enters our body and infect our cells, तुरंत अपना सारा मशीनरी वो किसके अंदर पूरा कर लेते हैं? हमारे सेल्स के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। हमारे सेल से वो अपना जेनेटिक मटेरियल बनवाते हैं, यानी अपना डीएनए बनवाते हैं। बेसिकली सिंपल शब्दों में कहूं तो वो सेल, जो आप सेल भी नहीं कह सकते, वायरस इज नॉट अ सेल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के बाहर नॉन लिविंग बिहेव कर रहा था, उसने आपके बॉडी के अंदर एंटर करके आपके सेल्स के ऊपर हिप्नोटाइजेशन कर लिया, उनको इस तरीके से अपनी पावर में ले लिया कि अब वो सभी सेल्स उस वायरस के लिए काम करते हैं। ही बिहेव्स लाइक अ डॉन। गुंडे की तरह एकदम काम करता है। चलो मेरे लिए काम करो, कम ऑन एवरीबॉडी, वर्क फॉर मी। ऐसा बिहेव करता है कौन? आपका वायरस। अब जिसका कोई बायोकेमिकल पाथवे ही नहीं है, जिसके अंदर कोई रिएक्शन ही नहीं है, तो उसमें किस चीज को हम डिस्टर्ब करें? हमने तो कल प्रोसीजर क्या पढ़ा था कि भाई अगर हम कोई दवाई बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन बनाना चाहते हैं, तो हम उसके अंदर कोई ऐसा पाथवे देख ले जो हमारे सेल के अंदर नहीं हो रहा और उसके उस पाथवे को ब्लॉक कर दिया जाए।
तो वो अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वायरस में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो आज कोरोना वायरस से तुम कैसे छुटकारा पाओगे? द प्रॉब्लम बिहाइंड मेकिंग वैक्सीन और बिहाइंड ट्रीटिंग कोरोना वायरस इज दिस, बिकॉज योर एंटीवायरल मेडिसिन आर हार्डर टू प्रिपेयर। आंसर पढ़ ले बच्चों, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने मिल सकता है आपके स्कूल्स के अंदर। तो आप जवाब क्या लिखेंगे? इट इज डिफिकल्ट to make antiviral medicines as compared to antibacterial medicines because viruses have very few biochemical mechanisms. इनके पास बहुत ही कम biochemical mechanisms है of their own. They enter in our cells and use our machinery for life processes. ये क्या करते हैं? दे एंटर आवर सेल्स और हमारी ही मशीनरी को ये यूज करते हैं अपना काम कराने के लिए, अपने लाइफ प्रोसेसेस को पूरा करने के लिए। अपना न्यूट्रिशन हमसे ले रहे हैं, सांस हमसे ले रहे हैं, हमारे सेल्स को ऑलमोस्ट इन्होंने कैप्चर कर लिया, एकदम उनके ऊपर कब्जा जमा लिया बच्चों। यस, नाउ दिस मीन्स दैट देयर आर वेरी फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स। मतलब हमें वायरस की बहुत ज्यादा कमजोरियां और वीकनेसेस नहीं पता, और यही रीजन है कि हम उसका कोई पाथवे ब्लॉक कर ही नहीं पाते। वी कैन नॉट ट्रीट सच वायरल डिजीजेस, राइट? नाउ टू एम एट, मतलब बात यही है दैट हमारे पास ऐसी कोई खास वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स नहीं है जिनसे कि हम उनके ऊपर एकदम टारगेट लगा पाए कि चलो आज इस वायरस को खत्म करेंगे, पर ऐसा कुछ हमारे पास है ही नहीं बच्चों। कैसे ट्रीट करेंगे बताओ? आप लोग नहीं कर सकते। सो डिस्पाइट ऑफ दिस लिमिटेशन देयर आर नाउ इफेक्टिव एंटीवायरल ड्रग्स। अब बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट बात है। देखो, मान लिया कि हम उनके बायोकेमिकल पाथवेज को ब्लॉक नहीं कर सकते, बट वी आर ह्यूमंस, वी आर मोर पावरफुल, राइट? हम कुछ तो कर ही सकते हैं। सो डिस्पाइट के हमारे पास ये लिमिटेशन है, उनकी बहुत ज्यादा मशीनरी नहीं है, देन ऑल्सो इन today's date we have effective antiviral drugs that are used to treat various kind of viral infections। जैसे कि HIV के केस में, HIV याद है? HIV वायरस क्या करता है? HIV वायरस एड्स कॉज करता है। वेरी गुड। The drugs that keep HIV infection under control। अब वायरस है ये तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, राइट? तो इस वायरस को कंट्रोल में रखने के लिए आज हमारे पास दवाइयां तो है ही, राइट? तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? वी कैन, बट इट इज डिफिकल्ट। ओके, तो क्वेश्चन ये नहीं कह रहा था वी कैन नॉट, इट इज जस्ट दैट इट इज डिफिकल्ट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोरोना वायरस की दवाई बनाई ही नहीं जा सकती, बनाई जा सकती है, बट थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मुश्किल है, और आप खुद जानते हैं काम पूरा चल ही रहा है, राइट? उसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। वेरी नाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम्स प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। अब क्या आ गया? कैसे आप इन बीमारियों से बच सकते हैं। ट्रीट करना ही क्यों है, बचा लेते हैं अपने आप को, चलो बचा लेते हैं। But there are 3 limitations while treating infectious disease। जब हम बात कर रहे थे कि चलो आओ इन्हें ट्रीट कर लें, इन्हें सही कर लें, राइट? हम प्रिवेंशन पे क्यों जाना चाहते हैं बजाय ट्रीटमेंट के? द मैम बीमारियां तो होंगी ही, हम अपने आप को कब तक बचा सकते हैं? कोरोना से कब तक बचोगे? कभी तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, कभी तो कोरोना के कांटेक्ट में आना ही पड़ेगा, तब अपने आप को कैसे बचाओगे? प्रॉब्लम यह है बच्चों कि आप जब किसी इन्फेक्शियस डिजीज से फाइट करते हो तो क्या 3 चीजें हैं, उस पर फोकस करेंगे सभी लोग बोर्ड पे। कम ऑन। पहली बात, वंस अ पर्सन सफर्स फ्रॉम अ डिजीज, जैसे ही किसी बंदे को बीमारी हुई, हिज बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड। पहली बात तो उसके बॉडी के सारे फंक्शंस पे प्रभाव पड़ता है, वो बहुत गंभीर रूप से रोक दिए जाते हैं, या फिर किसी तरीके से उनको अच्छे से काम नहीं करने दिया जाता। दैट मीन्स दे आर डैमेज एंड मे नेवर रिकवर कंप्लीटली। और हो सकता है कि बीमारी इतनी तगड़ी है कि वो कभी वापस सही नहीं हो पाएगा। तो अब ये केस तो बड़ा खतरनाक है, राइट? आप कैसे ट्रीट करोगे इसको? गया आपका बॉडी तो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है, एज ट्रीटमेंट टेक्स टाइम,
क्योंकि इलाज में हमेशा समय लगता है बच्चों. द पेशेंट इज कन्फाइंड टू बेड फॉर सम टाइम. पेशेंट को हो सकता है 1 साल, 6 महीने, 1 महीने बेड रेस्ट की जरूरत हो. राइट. तीसरी चीज, द इन्फेक्टेड पर्सन सर्व्स एज पोटेंशियल सोर्स फॉर स्प्रेड. अगर मान लो घर में किसी एक को कोरोना हो गया तो उसके बाकियों को फैलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे. सो द इन्फेक्टेड पर्सन सर्व्स एज अ पोटेंशियल सोर्स, मतलब वो एक तगड़ा सोर्स हो गया बीमारी फैलाने वाला. आओ मेरे से कोरोना ले लो, आओ फटाफट फटाफट ले लो. राइट, ऐसा हो जाएगा. So the infected person serves as a potential source of spread of this infectious disease to other person in the community. फैला सकता है. अब भाई इतनी खतरनाक चीज है. राइट, अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं और आप इलाज करवा रहे हैं तो इलाज होने के बावजूद भी ये 3 होने के दौरान, जब इलाज आप करवा रहे हैं उस दौरान ये 3 चीजों को आपको फेस करना पड़ता है. तो एक सीधी सी बात क्या है? सीधी सी बात यह है दैट इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन और इट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ये लाइन आपने पहले भी सुनी होगी. इस पे ऐसे भी लिखते हैं आप लोग, यस पैराग्राफ भी लिखते हैं दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. आप क्या कर सकते हैं? आप अपने आप को बचा सकते हैं बजाय बीमारी से लड़ने झगड़ने के. राइट, तो प्रिवेंशन बेटर चीज है भाई. बड़ी ऑब्वियस ही चीज है. हमें प्रिवेंशन क्यों करना चाहिए ये उस बात का जवाब है. ठीक, अब कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी प्रिवेंट? सो दीज आर द वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज. कैसे अपने आप को बचाएंगे? फोकस ऑन दी बोर्ड बच्चों. एवरीबडी कम ऑन. या तो आप जनरल वेज का सहारा लीजिए या फिर लीजिए स्पेसिफिक वेज. आप 2 ही तरीके से अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं. एक तो जनरल, जो सबको पता होता है. देखो मैं बताती हूँ कैसे. जनरल वेज के अंदर क्या क्या जाता है आपका? सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटेशन. सेकंड, इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स. आप वेक्टर्स को दूर भगा दो. तीसरा, स्टरलाइजेशन. चौथा, आइसोलेशन. फिफ्थ, योर एजुकेशन. एंड सिक्स्थ, proper and sufficient food. and 7th, that is proper immunization against disease. ये 7 चीजें हैं. These are the 7 general ways of preventing the infectious disease. These are the 7 ways of preventing infectious disease. समझते हैं इस चीज को. एक एक करके हर एक पॉइंट पे गौर करेंगे. पहला, सैनिटेशन. हर किसी को अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए. वेस्ट को प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए. आपके घर से जो भी गार्बेज निकलता है उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए. पब्लिक हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए. सेल्फ हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए. अपने आसपास और खुद में स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए. क्या ये बात गलत है? प्रॉपर सैनिटेशन से बीमारियां क्यों फैलेंगी आप बताइए? नहीं फैल सकती. आप अब खुद आपको कचरे में रहने की आदत है. पेपर फाड़ा इधर, कचरा छीला उधर. ठीक है, मम्मी ने एप्पल दिया, एप्पल खा के आधा इधर आधा उधर. ऐसा करने से तो गंदगी अपने आप होगी. देयर इज नो प्रॉपर क्लीनलीनेस, देन डेफिनेटली इट विल गोइंग टू अफेक्ट यू ओनली. आप ही को परेशानी होगी. सो क्या करना चाहिए? पब्लिक हाइजीन इज नेसेसरी. प्रॉपर सैनिटेशन इज इंपॉर्टेंट. मोहल्ले में आस पड़ोस में कचरा ना फैलाएं. ये बहुत बेसिक चीज है बच्चों. मैं नहीं भी बताऊंगी तो भी आपको पहले से पता है, लेकिन हम ख्याल नहीं रखते इस बात का. चलो उसने यहाँ फेंका तो मैं भी फेंक ही देता हूँ. राइट, ऐसा करते हैं ना आप लोग? नहीं करना चाहिए. ओके, सैनिटेशन. सेकेंड इज इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स. याद कीजिए कल की क्लास के अंदर हमने किया था वेक्टर्स, जहां पे हम लोग मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज के बारे में पढ़ रहे थे. ये सभी वो इंसेक्ट्स हैं जो बीमारी को फटाफट फैलाने का काम करते हैं. अलग अलग लोगों के बीच जब ये बीमारी स्प्रेड हो जाएगी, जब ये बीमारी इस तरीके से फैलने लगेगी तो इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाएंगे. होगा. लेकिन अब उल्टा इमेजिन कीजिए, अगर ये मस्कीटोज, ये हाउस फ्लाइज ही ना आए तो. मैम ऐसा पॉसिबल थोड़ी ना है. आप एक काम करो, अपने घर में साफ सफाई रखो, एकदम स्वच्छ रखो. देखो कोई आ जाए तो कोई भी नहीं आएगा. यस, सो इरेडिकेशन ऑफ वेक्टर्स, दैट मीन्स वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन. मतलब जो मच्छर के काटने की वजह से या फिर मक्खियों के भिनभिनाने की वजह से
जो बीमारियां होती है दे कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग क्लीन एनवायरमेंट। आप एक काम कीजिए, एकदम चमका करके अपना फ्लोर रखिए, अपना रूम एकदम चमका करके रखिए, कोई हाउस फ्लाई, कोई मस्कीटो डेफिनेटली नहीं आने वाला है। नेक्स्ट, स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन का क्या मतलब है? आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप कोरोना काल की बात कर लेते हैं। कोरोना के अंदर क्या होता है, जिस भी वार्ड के अंदर ये कोरोना पेशेंट्स को रखा जा रहा है, जिस भी रूम में रखा जा रहा है, उनका लगातार सैनिटाइजेशन तो कर ही रहे हैं, उनके सभी चीजों को स्टेरिलाइज किया जाता है। आप देखिए हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स को धोने के लिए, क्लीन करने के लिए दे यूज अल्कोहल बिकॉज इट इज अ वेरी गुड स्टेरिलाइजिंग एजेंट। अच्छे से उनको पूरे माइक्रोब्स को क्लीन कर देता है। ठीक, ऐसा करता है। इसके अलावा देयर आर स्टेरिलाइजेशन मशीन्स जिनमें कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स को रख करके उनको साफ किया जाता है। क्यों करना है साफ? पता चला आपने एक पेशेंट का, उसको कोई बीमारी है, दूसरे पेशेंट को ट्रीट करते हो तो उसमें डाल दी वो बीमारी, हो गया ना खतरनाक केस। आप तो कोरोना बचाना चाह रहे थे लेकिन इंस्ट्रूमेंट्स वही यूज करके आपने सब में फैला दिया, राइट? तो ये भी गलत हो जाएगा। स्टेरिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए पेशेंट्स सराउंडिंग आर्टिकल्स, जिन चीजों को उस पेशेंट ने छुआ है या टच किया है या फिर जिस ग्लास से पानी पिया है, उन सभी का स्टेरिलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। they should be sterilized। क्लियर है? स्टेरिलाइज्ड का बेसिक मीनिंग है किसी चीज को पूरी तरीके से क्लीन कर देना। जैसे होता है ना घरों में जब पूजा होती है तो क्या करते हैं, गंगा जल लेके इस तरीके से छिड़कते हैं, ठीक है, फूल से ऐसे, क्यों? ताकि गंगा जल उस चीज को पवित्र कर देता है, सारे पाप धुल जाते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस भी क्या करता है, इसमें आपकी सभी चीजें एकदम शुद्ध हो जाती है, राइट? कोई मतलब इट इज माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री, बेसिकली इट इज नॉट शुद्ध। और हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, हम टेक्निकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो वी आर मेकिंग आवर सराउंडिंग्स, वी आर मेकिंग आवर ऑब्जेक्ट्स व्हाट, we are making them properly sanitized, properly clean. Okay, they are microbial contamination free. Microbial contamination free. Very good. Next, isolation. भाई ये तो आजकल बहुत चल रहा है। फटाफट कोई भी कोरोना सस्पेक्ट दिखा, आइसोलेशन में डाल दो। कोई भी कोरोना सस्पेक्ट आइसोलेशन में डाल दो, अलग कर दो, क्वारंटाइन कर दो। यही चल रहा है आजकल। आइसोलेशन तो इतना कॉमन टर्म है आज के टाइम पे कि आप सभी को पता है व्हाट इज आइसोलेशन, राइट? आइसोलेशन में देखिए पेशेंट और इन्फेक्टेड पर्सन शुड बी आइसोलेटेड, दूर कर दो। हालांकि ये गलत बात है, आपको किसी को देखो बीमार पेशेंट को आप वैसे ही वो बीमार है उसको भी बोलो दूर रहे मुझसे, ठीक है? लेकिन कोरोना टाइम पे ऐसा ही करना पड़ रहा है बिकॉज इट इज एन इन्फेक्शियस डिजीज। यस। नेक्स्ट, एजुकेशन में बात करते हैं। भाई बच्चों, आपको आज मैं इतना कुछ पढ़ा रही हूं, आप इतने अच्छे से मेरी बातें सुन रहे हैं, आप इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मैम ये सारी चीजें, हम इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, हम आपके सुपरस्टार हैं, हम कोई भी गंदगी नहीं फैलाएंगे, हम पूरी बातों का ख्याल रखेंगे, प्रॉपर सैनिटेशन रखेंगे। मैं जानती हूँ आप सब ऐसा करने वाले हैं, राइट? लेकिन ये सब कब हो पा रहा है? जब आपको इन सब की जानकारी है। अगर आपको पता ही नहीं होता कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है, तो अगर चाइना वाला हमें पहले ही बता देता कि ऐसी कोई बीमारी आने वाली है, तो हम लोग अपने आप को क्या करते? हम लोग तैयार हो जाते हैं, हमारे पास टाइम होता टू फाइट विद सच काइंड ऑफ एपिडेमिक डिजीज। इस तरीके की इज इट एपिडेमिक और पैंडेमिक? इट इज नॉट एपिडेमिक, इट्स पैंडेमिक, महामारी। इस बीमारी को क्या बोलते हैं? कोरोना इज अ महामारी। एक साथ कई देशों में होने वाली बीमारी, सब पूरे वर्ल्ड में फैल गई है, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक डिजीज, ठीक है? तो पूरी दुनिया में फैलने वाली इस बीमारी से हम बच पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। तो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एजुकेशन, पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट इन्फेक्शियस डिजीज। लोगों को बताना चाहिए कि भाई जिस बीमारी से आप इतने लापरवाह हो रहे हैं, जिससे आपका इतना कैजुअल बिहेवियर है, मैं देखती हूँ लोगों को, दे डोंट इवन वियर मास्क, दे डू नॉट मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंसिंग। बिल्कुल एकदम मार्केट में आप जाके देखो, सब लोग साथ घूम रहे हैं, ठीक है? देयर इज नो रूल्स, देयर आर नो रूल्स, पीपल आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग। तो भाई कोरोना कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको नहीं होगा, या कोरोना को पता है भाई इस इंसान को नहीं होना है, मुझे इसके अंदर एंटर नहीं करना है। ऐसा कोरोना को तो किसी ने नहीं सिखाया।
वो तो सबके लिए समान है, अब चाहे अमीर है गरीब है कोई भी है, सब में एंटर कर सकता है वो, राइट। बट हमारी मेंटालिटी क्या है, आपकी नहीं, आप तो भाई कमाल के बच्चों, आपका कुछ नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। अगर उनको प्रॉपर शिक्षा दी जाए, अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए तो क्या वो ऐसा सोचेंगे? डेफिनेटली नॉट, राइट। तो प्रॉपर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, प्रॉपर एंड सफिशिएंट फूड। अगर हम अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाएंगे, हम बैलेंस डाइट लेंगे, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, सब कुछ, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हम लेंगे तो हमें बीमारी होने के चांसेस ऑलरेडी कम हो जाएंगे। ओके, हमारी कोई छोटे मोटे इन्फेक्शंस फिर नहीं होंगे, वी कैन इजीली ओवरकम देम, राइट। वेरी गुड। नेक्स्ट, प्रॉपर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट डिजीजेस। आप लोगों ने बचपन में ही बहुत सारे टीके लगवाए होंगे, याद कीजिए, किया था ऐसा? बचपन में ही आपको कई सारे टीके लग जाते हैं, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है आपको, ताकि बहुत खतरनाक खतरनाक बीमारियों से आने आपके अंदर एंटर करे उससे पहले ही आप उनसे पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाओ। यस, है ना। फ्री आपके वो लगते हैं, क्या बोलते हैं, पोलियो बूथ्स लगते हैं, लोगों को बुला बुला के ऐसा करवाया जाता है, उनको पोलियो ड्रॉप्स, लोगों को नहीं बच्चों को पिलाए जाते हैं ताकि उनके बच्चे पोलियो से रेजिस्टेंस हो जाए, उनसे बच पाए। तो ये सब चीजें कब आती है? जब आप जागरूक इंसान है। लापरवाह इंसान के लिए कोई चीज काम नहीं आती। ये सभी जनरल वेज है बच्चों टू प्रिवेंट infectious disease. These are general ways of prevention of infectious diseases. Is that clear? बताएंगे सभी लोग मुझे। These are the general ways of prevention of infectious disease. यहाँ तक कोई भी डाउट? No? Very good, very good, very nice. चलिए आगे बढ़ते हैं। Now moving on to specific ways. कैसे हम स्पेसिफिकली अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं? स्पेसिफिकली चलो बात करते हैं इसके बारे में, राइट। It is based on principle of immunization. ये किस पे बेस्ड है? It is based on principle of immunization. There are specific ways of prevention of infectious disease that relate to a peculiar property of immune system that usually fights off microbial infection. बेसिकली ये इतनी भारी भरकम लाइन आपको सिर्फ ये समझाना चाह रही है कि बच्चों आपको दवाइयां लेने की, कोई भी चीज लेने की तब तक जरूरत नहीं है जब तक आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है तो वो किसी भी बीमारी से खुद ही लड़ लेगा, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं है, राइट। चलो मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जब आपको बुखार आता है, फीवर आता है, तो क्या होता है? एक्चुअली क्या हो रहा है उस वक्त, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आपकी बॉडी में एंटर किए होंगे, जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इस वक्त आपके WBCs, आपके सोल्जर्स, याद है ना, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले 3 तरीके के सेल्स में से एक है WBC, दूसरा RBC था, थर्ड प्लेटलेट्स था, बट हमारा काम अभी WBC से है। दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, दीज आर द सोल्जर्स इन योर ब्लड। जैसे ही कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर हुआ तो इनका काम है फाइट करने का, चलो लड़ते लड़ते लड़ते, ठीक है। अब एक बात बताओ, तुम्हारी कहीं पे लड़ाई चल रही है, फटाफट बॉक्सिंग चल रही है, तो क्या होगा? क्या होगा वहां पे? एकदम ठंडा माहौल होगा या गर्मा गर्मी हो जाएगी एकदम? बताओ, आप खुद बताओ। आप अपने दोस्त के साथ अभी लड़ने लग जाओ, एकदम मारा पीटी शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो क्या होगा वहां पे? एकदम ठंडा माहौल है या गर्मा गर्मी हो गई? एकदम गर्म माहौल हो गया, गर्म माहौल हो जाएगा। दैट्स वाई आपका टेम्परेचर रेज करता है। उस वक्त ऐसा नहीं फटाफट दवाई ली कर बुखार खत्म, वो तब करते हैं जब एकदम टेम्परेचर ऊपर निकल जाए, बिल्कुल 102 103 के ऊपर निकल जाए, तब करते हैं। लेकिन काफी टाइम तक तो जब आपका तापमान थोड़ा बढ़ रहा है तो आप खुश हो जाइए कि आपका इम्यून सिस्टम बराबर टक्कर दे रहा है किसको? उन फॉरेन पार्टिकल्स को, उन एंटीजेंस को, राइट। फॉरेन पार्टिकल्स जो आपकी बॉडी में एंटर करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एंटीजेंस। और उन एंटीजेंस के खिलाफ आपकी बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी, उनसे फाइट करने के लिए। किनसे फाइट करने के लिए? एंटीजन से फाइट करने के लिए। एक और बार बताओ, जो बाहर से एंटर करेगा वो कौन? एंटीजन। जो आपकी बॉडी में बनेगा उसके खिलाफ वो कौन? एंटीबॉडी। एंटीजन, एंटीबॉडी, राइट। अब इस सब पे काम कौन कर रहा था? आपका इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यूनिटी, राइट। यही इस चीज से फाइट कर रही है।
इसी पे बेस्ड है आपके स्पेसिफिक वेज। चलिए दोबारा देख लेते हैं। देयर आर स्पेसिफिक वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस related to, this is related to peculiar property, specific property of immune system that usually fights off microbial infections। इन सभी से बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी खुद ब खुद काम करती है। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। एक बड़ी कमाल की चीज है, आपने कभी सुना हो तो जिसके एक बार माता आ जाती है, याद है वो चिकन पॉक्स, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको थोड़ा सा उसके बारे में। चिकन पॉक्स के बारे में कहते हैं कि एक बार किसी को हो जाए तो दोबारा नहीं होता, ऐसा कहते हैं। क्या ऐसा किसी के साथ हुआ है कि उसको दोबारा भी हो जाए? यस, एनीवन? चलो मैं एग्जांपल लेती हूँ स्मॉल पॉक्स का। बताया था मैंने, ये एक ऐसी डिजीज है जो अब इंडिया में बिल्कुल भी नहीं है, इट इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड। एक भी पेशेंट मिल जाए तो सरकार उसका पूरा जिम्मा उठाएगी, उसको ट्रीट किया जाएगा, जबकि ऐसा कोई पेशेंट नहीं देखा गया पिछले बहुत से सालों में। ठीक है, बहुत पहले स्मॉल पॉक्स से हमने छुटकारा पा लिया। दैट वाज अ वेरी लीथल, वेरी डेंजरस डिजीज, जिसको हम आज के टाइम में माता आना कहते हैं। एक्चुअली वो उस टाइम पे थी, ये बड़ी बात है। ठीक है, जब ये माता जी आती थी तो बीमार बहुत ज्यादा हो जाया करते थे, जान जाने तक का खतरा हो जाता था। तो ये जो स्मॉल पॉक्स है बच्चों, लेकिन ये था अगर किसी को ये एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होता था, या इससे रिलेटेड अगर ऐसी कोई बीमारी है तो वो बहुत जल्दी किसी पर्सन को नहीं होती थी। ऐसा क्यों? ऐसा सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है, चलो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, उससे तुम सारी बात समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ, ठीक है, लेकिन तुम्हें पहले नहीं पता था कि ये सामने वाला पर्सन जो तुम्हारे पास हंसते हुए आ रहा है ये तुम्हारा दुश्मन है। ठीक है, वो हंसते हुए आया, तुम्हारे को चाटा मार के चला गया, तुम्हारी मस्त लड़ाई भी हुई। ठीक है, चाटा खाने के बाद तुमने भी 2 घूंसे मारे, उसने भी 4 लात मारी, और तुम्हारा बहुत तगड़ा वाला झगड़ा हो गया। अब वो पर्सन तुम्हें हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि मार तो तुम दोनों ने खाई है। ठीक है, तुम घर गए, तुमने भी रेस्ट किया, वो घर गया, उसने भी रेस्ट किया। 1 साल बाद, 2 साल बाद तुम दोबारा मिले, तुम पहचान गए ये तो वही आदमी है जिसने मुझे मारा था। अब बताओ, पहले से ज्यादा तैयार हो जाओगे या फिर वैसे ही ऐसे गाल करके खड़े हो जाओगे, पहले मारा था ना तूने, आजा मार? क्या करोगे बताओ? अब तो तुम ज्यादा तैयार हो। अच्छा चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता चल जाए कि पाकिस्तान इंडिया पे अटैक करने वाला है, तो आप अपनी सारी सेना ले जाके बॉर्डर पे रख दोगे कि नहीं रख दोगे? जाओ भाई लड़ाई करो, आने वाले वो लोग, लड़ो, यही करोगे। लेकिन अगर तुम्हें पता नहीं है कि वो आने वाले हैं तो गया। जितने टाइम में हम अपने सोल्जर्स को बुलाएंगे उतने टाइम में तो हम काफी लॉस में आ जाएंगे लड़ाई में। होगा कि नहीं होगा ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है हमारे इम्यून सिस्टम के साथ। कोई भी बीमारी जब फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एनकाउंटर करती है, फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो उसके साथ पता है क्या होता है बच्चों? आपके बॉडी में एंटर करते ही वो बीमारी, उसके खिलाफ हमारी बॉडी में बनते हैं एंटीबॉडीज। क्या बनते हैं? उनसे लड़ने वाले एंटीबॉडीज। अब ये एंटीबॉडीज कुछ बहुत हमारी मेमोरी में भी स्टोर हो जाते हैं। कुछ एंटीबॉडीज क्या करते हैं? हमारी मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं, और स्टोर होने के बाद अगर पहली बार तो हमें थोड़ा टाइम लगा इस बीमारी से लड़ने में, लेकिन सेकेंड टाइम जब ये बीमारी आपको कभी हुई तो आपको पहले से पता है, बॉडी को पता है, एंटीबॉडी तुरंत तैनात हो जाएगी। ओए देखा मैंने इसको, रुक रुक रुक, मैं भी बुलाता हूँ, अभी बुलाता हूँ। सेना पहले से तैयार है बच्चों। हम पहले से ही इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना के बैठे थे कि कब आएगा ये दोबारा, इस बार इसको छोड़ेंगे नहीं। बस दिस इज द पॉइंट ऑन विच इट इज डिपेंडेड। चलो पढ़ते हैं इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। हैविंग अ डिजीज वंस was a means of preventing subsequent attack of the same disease। एक बार बीमारी हो जाने का मतलब दोबारा अगर वो बीमारी वाले पैथोजेंस आपके बॉडी में एंटर करेंगे, यू कैन इजीली फाइट विद दैट। एग्जाम्पल, स्मॉल पॉक्स। अब बात ये है ऐसा हुआ क्यों? दिस हैपन्स बिकॉज when the immune system first sees an infectious microbe, जब वो पहली बार उस माइक्रोब को देखता है, it responds against it, वो उसके खिलाफ फाइट करता है, and then remembers it specifically, और फिर उसको हमेशा के लिए याद कर लेता है कि हाँ यार तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं, दोबारा मिलना। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट टाइम when the particular microbe या फिर उसका परिवार वाला कोई भी, अब तो तुम पूरा ख्याल रखो ना, तू कभी भी देख, अब तू
है ना, यही होता है ना। सो अब उस माइक्रोब या उसके क्लोज रिलेटिव्स में से, उसके खानदान में से भी कोई अगर हमारी बॉडी में एंटर करेगा बच्चों, द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड्स विद इवन ग्रेटर विगर, उससे ज्यादा डबल और धमाकेदार जोश के साथ हमारी बॉडी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी, एकदम उसको मारने पीटने के लिए तैयार हो जाएगी। दिस एलिमिनेट्स द इन्फेक्शन मोर क्विकली, इससे क्या होगा, हमारी बॉडी इजीली अब उससे फाइट करने के लिए रेडी है देन फर्स्ट टाइम। भाई पहली बार से तो ज्यादा ही तैयार है ना, पहली बार तो पता ही नहीं था दुश्मन कौन है, दुश्मन का पता लगाने तक देर हो गई, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। पार्ट 2 डिजीज पार्ट 2, इस बार हमें सारी चीजें पहले से पता है, देख लेंगे, एक एक को मार डालेंगे। चलिए आगे। सो दिस इज द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन, यही है बच्चों किसका प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन दैट इज बेस्ड ऑन योर इम्यून सिस्टम। एक वर्ड आ रहा है काफी देर से, इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन, इसका मतलब क्या है, ध्यान देंगे सभी लोग बोर्ड पे। इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ स्टिमुलेटिंग द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये हमारी बॉडी को किस चीज के लिए भड़का रहा है कि एंटीबॉडी बनाओ, एंटीबॉडी बनाओ बाय आर्टिफिशियल मीन्स, बाय आर्टिफिशियल मीन्स। देखो इम्यूनाइजेशन में टेक्निकली क्या होता है, जब आप टीके वगैरह लगवाने जाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, पहले से ही कुछ पुरानी बनाई गई एंटीबॉडीज या तो आपकी बॉडी में डाल दी जाती है बाय इंजेक्शंस, ठीक है, ताकि क्या हो, जब ऐसी एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में आ जाएंगी तो उन्हें पहले से पता होगा ओके मुझे इस बीमारी के लिए लड़ना है। या पार्ट 2 ये कि अगर उस बीमारी से रिलेटेड माइक्रोब जो थोड़े कमजोर है, जो बीमारी नहीं कॉज कर सकते, ऐसे 1 या 2 माइक्रोब आपके बॉडी में डाल दिए जाए, कमजोर वीकेंड पैथोजन, ऐसा नहीं पावरफुल पैथोजन डाल दिया सच में बीमारी हो गई, वीकेंड पैथोजन को आपके बॉडी में डाल दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी उसके खिलाफ कुछ एंटीबॉडीज बना ले। थोड़ी भी बन जाएंगी वो तो लड़ ही लेंगी, क्योंकि एक दो बैक्टीरिया तो आए थे, 1-2 माइक्रोब तो आए थे, उनके खिलाफ दे विल फाइट, राइट, दे विल फाइट एंड मेक मेमोरी सेल्स, हमारी मेमोरी में स्टोर हो गया भाई ये दुश्मन है आज के बाद। यही है प्रिंसिपल, यही है इम्यूनाइजेशन। इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग द बॉडी to produce antibodies by artificial means. It can be done with the help of vaccines. जो vaccines हम लोग लेते हैं उसी से हमें क्या मिलती है, इम्यूनाइजेशन मिलती है, ठीक है, हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है टू अ पर्टिकुलर डिजीज। बताओ मुझे क्लियर है, स्पेसिफिक वेज? यस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और भाई इम्यून सिस्टम का अच्छा रहना बहुत ज्यादा कंपल्सरी है, इंपॉर्टेंट है। बताइए बच्चों कोई भी दिक्कत है, इसको नोट करेंगे फटाफट, जल्दी से बच्चों आगे बढ़ेंगे। नोट कर लिया सभी ने? आगे पढ़ते हैं। व्हाट इज वैक्सीनेशन? एक वर्ड बार बार आ रहा है, वैक्सीनेशन, वैक्सीन, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। पेपर में अगर इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए आएगी तो आप क्या लिखेंगे, राइट? चलिए फिर मेरे साथ करते हैं। इट इज अ टेक्निक। ये क्या है बच्चों? ये एक ऐसी टेक्निक है, अभी पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूं मैं इसको, आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट रीड दी डेफिनेशन। इट इज अ टेक्निक इन विच प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजेंस or weakened dead pathogens are injected into person to develop immunity in him without infection. ये चीज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन करी कि अगर आप किसी के अंदर इम्यूनाइजेशन लाना चाहते हैं तो आप उनको वैक्सीन देते हैं। जैसे जो आपको टीका लगाया जाता है उसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि या तो आपके डेड माइक्रोब्स, डेड पैथोजेंस होते हैं या फिर वीकेंड पैथोजेंस होते हैं जो थोड़े कमजोर है, इन्फेक्शन क्रिएट नहीं कर सकते। ऐसे पैथोजेंस को, ऐसे एंटीजेनिक प्रोटीन्स, एंटीजन बताया था मैंने आपको, एंटीजन वो जो बाहर से एंटर करता है और हमारी बॉडी जो प्रिपेयर करती है उसके खिलाफ, दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी। सो आर एंटीबॉडीज आर फाइटिंग अगेंस्ट दोज एंटीजन।
लेकिन अगर आप ऐसी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी डेलिबरेटली जानबूझकर अगर अपनी बॉडी में डलवा लेते हैं तो आपकी बॉडी उनके खिलाफ एक मेमोरी क्रिएट कर लेगी. ओके, सो इट इज अ टेक्निक इन विच अ प्रिपरेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ पैथोजन की एंटीजेनिक प्रोटीन आपके अंदर डाल दी, जो आपके लिए हानिकारक है वो डाल दी. एंड या फिर क्या कर सकते हैं, उसी का डेड पैथोजन या फिर वीकेंड डेड पैथोजन आर इंजेक्टेड इनटू अ पर्सन. क्यों डाल दिया मैम, इतना बड़ा रिस्क क्यों लेना है? बिकॉज इट विल डेवलप इम्यूनिटी इन हिम और हर विदाउट इन्फेक्शन. हमें इन्फेक्शन नहीं होगा. इतना कमजोर पैथोजन जिसका पहले बाहर कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं कर सकता, अगर उसको हम अपनी बॉडी में डाल लेंगे, ऐसे एंटीजेनिक प्रोटीन को हम अगर अपनी बॉडी में डाल लेंगे तो इससे कोई इन्फेक्शन तो डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन आवर इम्यून सिस्टम विल क्रिएट अ मेमोरी अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इन्फेक्शन. तो हमें ये बीमारी जब भी होगी, अगर कोई आया भी, अगर कोई पैथोजन सेम फैमिली का या सेम पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी में एंटर करेगा, आवर बॉडी कैन इजीली फाइट विद दैट पैथोजन. क्लियर है बच्चों सभी को? नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ वैक्सीन. जब बात हो रही है वैक्सीनेशन की तो वैक्सीन भी पढ़ लेना चाहिए. दीज आर एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स. ये वो है जो एंटीबॉडी को प्रोवोक करती है. ये ऐसी क्या है चीजें हैं, ये ऐसे एजेंट्स हैं. दीज आर कॉल्ड वैक्सीन्स. सी, इनका काम क्या है, जैसे ही वैक्सीन्स को आपके बॉडी में एंटर करवाया जाता है, आपके एंटीबॉडीज तुरंत, हाँ कौन है फटाफट बताओ कौन है, क्योंकि दे आर आपके सोल्जर्स जो है WBCs है. भाई आपकी सेना को जब तक पता ही नहीं चलेगा कि बाहर से दुश्मन मुल्क आ गया है लड़ाई करने के लिए, कोई भी देश आ गया लड़ाई करने के लिए, तब तक कैसे उनसे बचोगे. लेकिन जैसे ही सोल्जर्स को पता चलता है तो क्या वो ऐसे बोलते हैं खाना खा के आता हूं? नहीं, दे सडनली गेट ओके, कहां जा रहे हैं, फटाफट गाड़ी निकलो फटाफट. ऐसा ही होता है. हमारी बॉडी भी इसी तरीके से फाइट करती है अलग अलग डिजीजेस से. सो दीज आर एंटीबॉडी प्रोवोकिंग एजेंट्स आर टर्म्ड वैक्सीन्स. टुडे, आज की तारीख में कितनी सारी किन डिजीजेस के लिए वैक्सीन्स प्रेजेंट है मेरे साथ देखेंगे. फर्स्ट, दीज आर ऑल गिवन इन एनसीईआरटी, सो मार्क देम देयर. टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, काली खांसी बोलते हैं बच्चों इसको. लगातार खांसते चलो, खांसते ही ऊपर पहुंच जाओ, इतनी खतरनाक खांसी है. मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, कॉलेरा, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, मम्प्स, प्लेग, इन सभी बीमारियों के लिए आज के टाइम में वी हैव वैक्सीन्स. यस, वी हैव वैक्सीनेशन फॉर देम. एक बड़ी खास बात आपके लिए रेड पेन से लिखी गई है, दैट फादर ऑफ इम्यूनिटी कौन है? ही इज एडवर्ड जेनर, और यही है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन निकाली. इन्होंने देखा कि जो लोग बच्चों काउपॉक्स से पहले कभी इन्फेक्टेड हुए, काउपॉक्स नॉट स्मॉल पॉक्स, जिन लोगों को भी कभी काउपॉक्स हुआ था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा था. जिस टाइम पे योर स्मॉल पॉक्स फैल रही थी इन दैट पर्टिकुलर एरिया, जैसे आज के टाइम पे कोरोना है, वैसे एक टाइम पे स्मॉल पॉक्स था. लेकिन एडवर्ड जेनर ने महसूस किया कि कुछ लोगों को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को ये नहीं हो रहा. व्हाई? द रीजन वॉज कि ये सभी लोग पहले कभी ना कभी एक बार इनको क्या हो रखा था, काउपॉक्स. तब इन्होंने अंदाज लगाया कि दैट मीन्स जिनको भी काउपॉक्स पहले हुआ था, दे समहाउ गॉट रेजिस्टेंट. उनके अंदर कुछ ऐसा हो गया कि अब अगर इनके अंदर स्मॉल पॉक्स वाला जो इन्फेक्टिंग पैथोजन है, अगर वो एंटर भी कर रहा है तो भी इनको इस बीमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है. दे आर इम्यून टू दैट पर्टिकुलर डिजीज. और तब उन्होंने वहां से कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन निकाल लिया. तो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर. बट जैसे कि मैंने आपको बताया था, वील ऑल्सो लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीजेस विद देयर कॉजेटिव एजेंट, विद द मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स. तो आप सभी लोग बोर्ड पे ध्यान देंगे. ये मैंने आप ही के लिए लिखा है. सबसे पहले देखिए मलेरिया दैट कॉजेटिव एजेंट इज प्लाज्मोडियम स्पीशीज, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम. ये इसकी सारी के सारी अलग अलग स्पीशीज है, इसलिए यहाँ पे SP लिख दिया गया है, प्लाज्मोडियम स्पीशीज.
मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन पहले भी मैंने डिस्कस किया था, इट इज फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो। इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। क्या होता है इसके अंदर? एकदम से सर्दी गर्मी, चिल्स बहुत तेज तेज, फीवर, हेडेक, राइजिंग टेम्परेचर, बॉडी का तापमान बढ़ने लगता है और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। ऐसा किस में होता है? मलेरिया के अंदर, राइट। सेकेंड इज टाइफॉइड। पहला जो है बच्चों प्लाज्मोडियम। ये कैसी बीमारी है? ये जो मलेरिया है इट इज अ प्रोटोजोन डिजीज। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोन है, ये भी लिख लीजिए क्योंकि पेपर में आपसे सीधे सीधे नाम पूछ लिए जाते हैं, नेम टू प्रोटोजोन डिजीज, नेम टू बैक्टीरियल डिजीज। हालांकि ये मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक और बार यहाँ पे लिख लेंगे, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोन। सेकेंड इज टाइफॉइड। सैल्मोनेला टाइफी इज अ बैक्टीरिया, इट्स अ बैक्टीरिया, राइट। सो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफी, दैट इज अ बैक्टीरियम। नाउ इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर इनसे ग्रस्त कोई पानी या खाना के सामान आप खा रहे हैं तो आपको ये बीमारी होने का चांस है। इट शोज सिम्टम्स लाइक कंटिन्यूड फीवर, बहुत देर तक, काफी टाइम तक बुखार रहेगा, आपका पल्स रेट कम हो जाएगा, आपकी जीभ सूखती चली जाएगी, आपको बहुत प्यासा प्यासा महसूस होगा इन केस ऑफ योर टाइफॉइड। क्लियर है? टाइफॉइड के बाद नेक्स्ट चलते हैं ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरिया। नाम में ही आ रहा है बच्चों, देखो बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम, इट्स अगेन अ बैक्टीरिया, ठीक है। और ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाले इस बैक्टीरियम का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन? When you are in contact with nasal discharge or sputum of patient. See, अगर किसी ने स्नीज किया और उसका नेजल डिस्चार्ज हुआ और वो उसी इन्वायरमेंट में है और आप उसके कांटेक्ट में आ गए तो बीमारी फैल सकती है, पहली बात। दूसरा है स्प्यूटम। स्प्यूटम का मतलब सलाइवा बिल्कुल भी नहीं होता, स्प्यूटम का मतलब होता है म्यूकस। इट इज म्यूकस जो कि आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से एक्सपेल किया जा रहा है, दैट म्यूकस इज कॉल्ड स्प्यूटम। तो पेशेंट्स को जब ये कफ, एक तरीके से एक कफ है, ठीक है, जो म्यूकस के साथ है, और जब आप इसे खांसते हैं, थूकते हैं और अगर ये किसी दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो उसको भी ये बीमारी फैल सकती है, दैट इज योर ट्यूबरक्लोसिस, राइट। एंड व्हाट आर द सिम्टम्स? इन्फेक्शन ऑफ लंग्स फॉलोड बाय कफ, लगातार खांसी चलती रहेगी, ठीक है। स्प्यूटम, जो आप खांस रहे हैं, जो म्यूकस बाहर आएगा, इट विल कंटेन ब्लड। देयर इज पेन इन चेस्ट एंड ऑल्सो लॉस ऑफ बॉडी वेट। आपका वजन भी आप हल्का महसूस करेंगे, मतलब इट इज नॉट अ डाइटिंग प्रोसीजर, बहुत खतरनाक बीमारी है आपकी ट्यूबरक्लोसिस, राइट। किस नाम से भी जानते हैं आप इसको? इट इज कॉल्ड टीबी, राइट। नेक्स्ट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। पहले भी बता चुकी हूं, ये मैं आपको दोबारा लिखवा रही हूं, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, राइट। एंड HIV इज फॉर ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब ये वायरस है बच्चों, ऐसा नहीं मैम ने इसमें बताया नहीं, इट्स सो क्लियर, इट्स अ वायरस, इट्स अ वायरल डिजीज, ठीक, वायरस की वजह से हो रहा है। कैसे कैसे फैलता है? हालांकि हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने उस दौरान में बहुत कुछ सीख लिया था, दैट इट इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जब आप नीडल्स एक्सचेंज कर लेते हैं, कंटामिनेटेड नीडल्स, ये देखिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान भी हो सकता है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन निकाल करके आपकी बॉडी में डाल दिया जाए तो भी ये बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा इट कैन कम फ्रॉम योर मदर टू योर बॉडी ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट, इनका सिम्टम्स क्या है? फर्स्ट इज वेट लॉस, फीवर, लॉस ऑफ एपिटाइट। एपिटाइट वर्ड का मतलब है बच्चों भूख ना लगना। इस बीमारी में भूख नहीं लगती है, डायरिया भी है, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग भी है, मतलब क्यों ब्लीडिंग हो रही है कुछ पता नहीं चलता,
ऑल्सो देयर इज लॉस ऑफ मेमोरी, बहुत खतरनाक बीमारी है। बेसिकली एड्स इज वेरी डेंजरस। नेक्स्ट रेबीज। रेबीज तो हो सकता है आपने कुछ ने एनकाउंटर भी किया हो कुत्ते के साथ। यस, इट इज बिकॉज ऑफ डॉग बाइट, यस, और अ मंकी। इट इज ड्यू टू रेबीज वायरस, ये रेबीज वायरस की वजह से है। और इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू होता है? थ्रू द बाइट ऑफ रेबीड डॉग, उसके सलाइवा की वजह से। जब वो आपको काटता है, सूखा मुंह लेके तो घूम नहीं रहा होगा, उसका सलाइवा जैसे ही आपके ब्लड में आएगा, आपको कैसे सिम्टम्स महसूस होंगे कुछ टाइम बाद? यू विल हैव हेडेक, हाई फीवर, सलाइवा रन्स फ्रॉम माउथ, बिल्कुल वैसे ही जैसे डॉग है वैसे ही आप हो जाओगे। इट इज नॉट फीवर फ्रॉम वाटर, इट्स फियर, FEAR, फियर फ्रॉम वाटर। पानी से डर लगता है, इसलिए इस बीमारी को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। इसमें आपको क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया, पानी से डर लगना। हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो इज वाटर एंड फोबिया मीन्स डर। ओके, वैसे फोबिया का मतलब हेटिंग होता है, वाटर हेटिंग, ठीक? डर तो आपको लगता है बस। नेक्स्ट इज पोलियो। पोलियो इज कॉज्ड बाय पोलियो वायरस, यस, एंड इट इज स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। बहुत इजी है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये फैल रहा है। नेक्स्ट इसके सिम्टम्स क्या है? अगेन हाई फीवर, हेडेक, rashes on skin, drying of skin. These are all the symptoms of your disease called polio. पोलियो बूथ्स लगाए जाते हैं हर साल, पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है सिर्फ और सिर्फ इस बीमारी से निजात पाने के लिए बच्चों। दिस इज वेरी डेंजरस। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को पोलियो हो जाता है और उनकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आज के टाइम पे इंडिया ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, काफी टाइम पहले से हम इस पे काम कर रहे हैं और अब बहुत कम है पोलियो हमारे इंडिया के अंदर। सो इट्स वेरी गुड। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस वायरस, इजी। हेपेटाइटिस भी दो तरीके का है, ए और बी। ए इज कॉज्ड ड्यू टू स्प्रेड, इट इज स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। जबकि आपका जो बी है, इट इज ड्यू टू बीइंग कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। हो सकता है उसके सलाइवा से, उसके टीयर्स से, उसके नेजल डिस्चार्ज से आपकी बॉडी में एंटर कर जाए। What are the symptoms of this disease? These are fever, loss of appetite, nausea. Loss of appetite मैं बता चुकी हूँ, भूख ना लगना। nausea means होता है ना कई बार अजीब अजीब सा लगता है, मैम अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा महसूस नहीं हो रहा, that feeling is called nausea. vomiting, उल्टी जैसा महसूस होना, jaundice हो जाता है। yellow dark urine, यूरिन का कलर डार्क येलो हो जाता है। पेल येलो तो उसका नेचुरल कलर है, बट इट बिकम्स डार्क येलो। ऑल्सो इचिंग ऑफ स्किन, बहुत खुजली होना, हेडेक होना, जॉइंट पेन्स, दैट मीन्स जोड़ों में दर्द होना। दीज आर ऑल द सिम्टम्स, दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ योर डिजीजेस। आई होप आप सभी को ये कंप्लीट चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। So this was all about this chapter, this question that why do we fall ill. I hope आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चों, थैंक यू फॉर दिस क्लास।